हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हमने पार्ट वन कवर कर लिया था। ठीक है, तो पार्ट वन हमारा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सेकंड पार्ट, वो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट टू। ठीक है, और पार्ट टू जैसा कि आपको पता होगा, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो सिटीजनशिप जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सिटीजन किसे कहते हैं। ठीक है, नागरिक। नागरिक किसे कहते हैं? तो जो नागरिक है यानी सिटीजन है, वो कौन होता है? वो राज्य का किसी भी राज्य का यानी स्टेट का, ठीक है, वो क्या होता है? पूर्ण सदस्य होता है। ठीक है, किसी भी स्टेट का पूर्ण सदस्य होता है, यानी आपको कहेंगे परमानेंट या फुल मेंबर। ठीक है, पूर्ण सदस्य आपका कहलाता है। ठीक, तो नागरिक किसे कहते हैं? सिटीजन है किसी भी स्टेट का जो फुल मेंबर होता है, पूर्ण सदस्य, उसे नागरिक कहते हैं। और इसी से फिर हमारा जो टर्म है नागरिकता, वो निकलता है। अच्छा, और स्टेट का आपको डेफिनेशन पता है ना, कि स्टेट कब हम किसी आ, एक जो हमारी टेरिटरी है उसको स्टेट कहेंगे कब? इसका डेफिनेशन आपको पता है ना, इसलिए हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में कवर किया था। तो किसी भी जगह को स्टेट कहलाने के लिए, जैसे इंडिया इज ए स्टेट, तो ये कैसे हम कहते हैं कि इंडिया एक स्टेट है? तो उसके लिए आपकी 4 क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरियाज क्या क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो वो 4 क्राइटेरियाज हैं कि आपका पहला हो गया कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वो जगह स्टेट कहला पाएगी। दूसरा, एक आपकी डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, डिफाइंड टेरिटरी हो गया। तीसरा, आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, सरकार होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ आपका लास्ट हो गया सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता, है ना, फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो अगर कोई भी जो जगह है, कोई भी कंट्री है, एक वहाँ डिफाइंड पॉपुलेशन है, एक डिफाइंड टेरिटरी है ना, कि आपका स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बॉर्डर्स आपकी डिफाइंड है, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट है, सरकार है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो जगह सोवरेन है, सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, तब जाके वो जगह, अगर ये चारों क्राइटेरियाज फुलफिल होंगी, तो वो एक स्टेट कहलाएगा, हमारा राज्य कहलाएगा। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि सिटीजन हमने देख लिया। और सिटीजनशिप पे आते हैं कि फिर सिटीजनशिप यहीं से आता है। तो सिटीजनशिप हमारा क्या होता है कि राज्य, जो हमने राज्य अभी देखा है, स्टेट, है ना, स्टेट और व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, मैं, आप, कोई भी है, ठीक है, स्टेट और जो व्यक्ति है उसके बीच कानूनी संबंध। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या होता है आपका? किसी भी राज्य और व्यक्ति के बीच में कानूनी संबंध की जो पार्ट टू है हमारा सिटीजनशिप। पार्ट टू जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको, जो उसमें आर्टिकल्स हमारे कवर होते हैं, वो कवर होते हैं आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। तो अब हम इन आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हम पहले आर्टिकल 5 को देखते हैं, तो आर्टिकल 5 जो है वो बताता है आपका सिटीजनशिप बाय
डोमिसाइल, ठीक है। सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। जब संविधान आपको बना तो उसके प्रारंभ पर नागरिकता, और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी शर्तें होती हैं, ठीक है। कुछ शर्तें आपकी दी हुई होती हैं जिसके आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। तो पहला आपकी शर्त क्या होता है कि जो जिसका जन्म है वो भारत में हुआ है, ठीक है। बर्थ इन इंडिया, ठीक है। इसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। जिसका जन्म ही भारत में हुआ है तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है वो होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके फादर, है ना, उसके फादर या फिर मदर, ठीक है, उनमें से कोई भी, मतलब उनका फादर मदर का बर्थ इंडिया में हो, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा, तीसरा हमारा क्या कहता है कि संविधान जो है ना हमारा, संविधान के प्रारंभ होने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, यानी इसको कहा जाए तो 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष पहले से हम क्या कह सकते हैं, भारत के निवासी हो, ठीक है। राइटिंग के लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा। आदत नहीं है इस पे लिखने की, तो इस वजह से राइटिंग थोड़ा अभी गड़बड़ हो रही है, उस पर काम करूँगा मैं। तो जो आर्टिकल 5 है ना वो हमारा सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल की बात करता है। तो इसमें 3 शर्तें देता है आपका, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरा है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्टार्ट हुआ है, लागू हुआ है, उससे कम 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो इन 3 कंडीशंस पे आपको सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 5 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, दूसरा आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल 6, ठीक है। तो जो आर्टिकल 6 है उसे हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक ये व्यक्ति है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये व्यक्ति अभी पाकिस्तान में है और ये क्या करता है, इंडिया में माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। ये व्यक्ति इंडिया में माइग्रेट कर जाता है, और जो माइग्रेशन की डेट है वो क्या है, माइग्रेशन की डेट है आपकी 19 जुलाई 1948, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद या फिर पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो उसे क्या होगा, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो उसे क्या हो जाएगा, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ये डेट क्यों चुना गया 19 जुलाई 1948, क्योंकि इस दिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक इमिग्रेशन एग्रीमेंट हुआ था। तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, क्लियर है ना, कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर जाता है 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में, तो उसे इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। अब हम समझते हैं आर्टिकल 7, ठीक है। तो आर्टिकल 7 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 7 फिर हम इसे भी एक केस के थ्रू समझते हैं कि यही व्यक्ति है, ठीक है, यही व्यक्ति है
और ये अभी कहाँ है, अभी ये इंडिया में है, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या करता है, ये माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। इसको इंडिया में मज़ा नहीं आता, माइग्रेट कर जाता है पाकिस्तान में, ठीक। इंडिया से ये पाकिस्तान माइग्रेट कर जाता है। और कब करता है, एक 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, अगर ये इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर जाता है 1 मार्च 1947 के बाद, तो इसकी जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसकी नागरिकता को कैंसिल कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप को, ठीक है। फिर ये अब क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप इसकी कैंसिल हो जाएगी। 1 मार्च 1947 ये डेट इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन ये घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इस वजह से 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करता है तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन फिर इस व्यक्ति को वहां भी मजा नहीं आता पाकिस्तान में, तो फिर वो वापस क्या करता है, इंडिया का रुख करता है, ठीक है। वापस इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया फिर कब आता है, अब 1 मार्च को गया है भाई, ठीक है। 1 मार्च को ही गया है ना, 1 मार्च के बाद। तो फिर यही चीज यहाँ पे आ जाती है कि अगर वो 19 जुलाई 1948, ठीक है, से पहले या उसके बाद, ठीक है, 1948 से पहले या उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, फिर इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके लिए आपको प्रोसेस है कि आपको 6 महीने यहाँ पे रिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपको वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये दोनों हमारा आर्टिकल 6 और 7 था। 6 में हमने देखा कि अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करता है 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में, तो उसको क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। और पहले हमने यहाँ क्यों करा, क्योंकि आर्टिकल 7 में भी यहाँ पे प्रोविज़न है कि अगर एक बंदा इंडिया से पाकिस्तान चला जा रहा है 1 मार्च 1947 के बाद, तो उसका इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन अगर वो वापस पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उस केस में उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 8 पे, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 8 है वो किससे डील करता है, वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो मतलब जिसका जन्म तो क्या है, बर्थ जो है उसका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है, लेकिन अभी वो रिसाइड कहाँ कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में। तो ऐसे में उसको क्या होता है, वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिलती है, ठीक है। उसके लिए उनको क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा करना होता है, और वो इंडियन जो कॉन्सुलेट ऑफिस है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उनको क्या होता है इस केस में इंडियन सिटीजनशिप उनको मिली रहती है, वो भारत के नागरिक कहलाते हैं। बस ये कुछ ये है कि उनका बर्थ इंडिया में हुआ हो और वो अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो इस केस में भी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी रहती है, फिर आप इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 9 पे। बहुत ही छोटे छोटे आसान आर्टिकल हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स हैं डेट्स और वगैरह को लेकर के, तो वो अगर आप क्लियर कर लेंगे और आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 9 कहता है कि यदि ये कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका बर्थ इंडिया में हुआ है या कुछ भी है, अगर उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, हैज एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ एनी
अदर फॉरेन कंट्री। तो ऐसे में क्या होगी, उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो क्या हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो। इसका बहुचर्चित जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, अक्षय कुमार। ठीक है, उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी, तो वो बहुत समय तक इंडिया के क्या थे, नागरिक नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तो उनके ऊपर मतलब रहता था, और काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वो ट्रेंड रहते थे उस चीज़ों को लेकर के। तो बाद में उन्होंने अपने कनाडा की जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया, तो फिर बाद में उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। तो यही है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री है कोई भी, उसका सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप भारत की आपकी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 10। ये भी काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल 10 आपका क्या कहता है कि कोई भी अगर यदि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसको अगर इंडिया की नागरिकता मिल गई है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन बन चुका है, तो जो उसकी सिटीजनशिप है ना वो कंटिन्यू रहेगी, वो बनी रहेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 10 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बन चुका है तो उसकी नागरिकता जो है वो बनी रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या है? तो आर्टिकल 11 जो है वो आपका कहता है कि जो संसद है ना हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये राइट है, उसको ये अधिकार है कि वो नागरिकता के जो आ, नियम है उस पे टाइम टू टाइम मतलब वो उसके पास राइट्स है कि वो इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संसद जो है भारत की, उसको नागरिकता देने, समाप्त करने और नागरिकता से जुड़े मतलब कोई भी विषय है ना उस पर कानून बनाने का उसका पूरा राइट है। पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप में। आप ये बस इतना ध्यान रखिए। तो ये आर्टिकल आपका 11 कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास राइट है, ठीक है, सिटीजन से रिलेटेड लॉ को बनाने का, अमेंड करने का। ठीक है, तो इसी को लेकर के पार्लियामेंट ने एक आपका लॉ बनाया था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, ये एक्ट आपका कब आया था? ये एक्ट आया था आपका 1955 में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जो संसद होती है वो उसने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 वो लेकर आई। और इसमें क्या होता है कि संविधान जब आपका लागू हुआ है उसके बाद में सिटीजनशिप को पाने का और उसको मतलब ख़त्म करने का, समाप्त करने का जो भी उसके प्रावधान है उससे रिलेटेड, ठीक है, वो सारे इसमें क्या है, आपके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। तो इस पे बात करते हैं कि इसको टाइम टू टाइम इस एक्ट को जो आपकी पार्लियामेंट लेके आई उसको अमेंडमेंट भी इसमें किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट इसमें किया गया है। तो कितनी बार अमेंडमेंट किया गया अब तक? टोटल 6 टाइम्स किया गया है। और ये आपका रहा है 1986 में फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था, फिर 1992 में अमेंड किया गया था, फिर 2003 में अमेंड किया गया था, फिर 2005 में अमेंड किया गया था, फिर 2015 में अमेंड किया गया था, और फिर लास्टली जो अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो 2019 में हुआ है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये सबसे ज़्यादा विवाद में रहा है। ठीक है, 2019 वाला याद है ना आपको, CANRC वाला, जो काफ़ी इसको लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था।
ठीक है, तो वो इसी अमेंडमेंट को लेकर के हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारा अ, ये आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। ठीक है, नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है, नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता प्राप्ति आपकी कैसे हो सकती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपको बाय बर्थ, ठीक है, आपको बाय बर्थ नागरिकता मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है, तो इसमें पहले जो था 1950 के टाइम से था कि अगर आपका केवल ओनली बर्थ, अगर आपका केवल जन्म भारत में हुआ है, तो आप क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। फिर 1986 में अमेंडमेंट हुआ, तो 1987 में ये चीज़ चेंज हो गई कि आपके फादर या मदर, इनका जन्म क्या होना चाहिए, मतलब फादर और मदर जो होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तब आपको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर 2003 में अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, फिर 2004 में ये चेंज हो जाता है और कहता है कि माता पिता तो ये भारत के नागरिक होने ही चाहिए, साथ में क्या है, साथ में ये है कि आपके जो माता पिता हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ ऐड हो गई। तो इस क्या है, आपको जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, फिर सेकेंड आता है हमारा बाय डिसेंट। हाँ, बाय बर्थ में एक चीज़ और है कि अगर कोई राजदूत है ना, डिप्लोमेट्स हैं, वो इंडिया में रह रहे हैं अदर कंट्रीज के, तो उनके बच्चों का जन्म यहाँ पे होता है, या कोई भी शत्रु देश है वहाँ से कोई इंडिया में आया हुआ और उसके बच्चे का जन्म यहाँ पे हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे दो आपके क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, दो एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं हम बाई डिसेंट। ठीक है, बाई डिसेंट के आधार पर, ठीक है, ये बाई बर्थ हमने देखा, बाई डिसेंट के आधार पर यानी वंश के आधार पर। बाई डिसेंट में वंश के आधार पर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसका जन्म क्या है, बाहर हुआ है किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, फॉरेन कंट्री में हुआ है उसका जन्म। ठीक है, बर्थ, लेकिन उसके जो फादर या मदर हैं उनमें से कोई भी एक, किसी एक के पास भी, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है, तो ऐसे में ये बच्चे को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, वंश के आधार पर। फिर इसमें एक और आता है, आपका आता है बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर। इसमें आपका क्या होता है कि 7 साल अगर आप इंडिया में निवास कर लेते हैं, ठीक है, 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली, तो फिर ऐसे में आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, फिर आपका इसमें एक और होता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर किसी टेरिटरी को इंडिया एक्वायर कर लेती है, तो उस केस में भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 3-4 तरीके हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो नागरिकता है उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, आपकी नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो इसमें पहला आपका आ जाता है वॉलेंट्री तरीके से। ठीक है, कि स्वेच्छा से अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, आप वॉलेंट्री तरीके से स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन, जैसा कि देखा था ना हमने, बताइए किस आर्टिकल में था कि अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है, कि अगर आप किसी दूसरे सिटीजनशिप ले लेते हैं किसी दूसरी कंट्री की, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, बताइएगा ये कमेंट में आर्टिकल। एक और आता है आपका बाय डिप्रीवाई डिप्राइवेशन। ठीक है,
वंचित किया जा सकता है आपको। क्यों? इसका करने का कारण क्या है? आपको वंचित कैसे किया जा सकता है कि आपने संविधान का अपमान कर दिया, ठीक है? अगर आपने संविधान का अना ठीक है, संविधान का अगर आपने अनादर कर दिया, या फिर इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में लगातार 7 साल रह गए, ठीक है, या फिर आपने इलीगल तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ली हुई है, ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या है, बाई डिप्रीवेशन हो गया, ठीक है, वंचित कर दिया जाएगा आपको। ये नागरिकता प्राप्ति, ठीक है, इसके हमने 4 तरीके देखे: बाई बर्थ, बाई डेसेंट, वंश के आधार पर, और बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके, या फिर एक्विजिशन ऑफ कोई टेरिटरी हो जाती है तो। और समाप्ति में अपने कितने देखे? 3 देखे: वॉलेंटरी तरीके से, स्वेच्छा से टर्मिनेट किया जा सकता है, और या फिर आपको वंचित किया जा सकता है। वंचित में हमने क्या देखा कि अगर आप किसी दूसरे देश में लगातार 7 साल रह जा रहे हैं तो, या फिर आप संविधान का अनादर कर रहे हैं तो, या फिर आपको किसी दूसरे देश में आपको सजा हो जाती है, ठीक है, आपको जेल हो जाती है, तो उस आधार पर आपको डिप्राइव किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आज पार्ट 2 हमने कवर किया है, ठीक है। हमने आज पूरा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, जिसमें हमने सिटीजन देखा क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे हमने देखा ना सिटीजन क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है। साथ ही में हमने स्टेट को भी देख लिया कि स्टेट कब कहलाता है, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल्स जो आते हैं आपके पार्ट 2 में उसे भी कवर कर लिया। आर्टिकल 5 को हमने देखा, आर्टिकल 6 हमने देखा, आर्टिकल 7 देखा। सब छोटे छोटे हैं, थोड़े से ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप डेट्स को रिमेम्बर रखेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। सारे छोटे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 7 हमने देखा, आर्टिकल 8 हमने देख लिया, आर्टिकल 9 देख लिया, ठीक है, सिटीजनशिप वाला अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। आर्टिकल 10 हमने देख लिया कि अगर किसी को नागरिकता मिलती है तो वो नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 11 देख लिया कि पार्लियामेंट के पास राइट है, ठीक है, संशोधन करने का सिटीजनशिप में, और उसी राइट के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, जिसमें टाइम टू टाइम कितने 6 टाइम्स अमेंडमेंट हुए हैं। और वो कब कब हुआ है? तो वो आपका हुआ है 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 15 में और 19 में। 19 वाला काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी चालू हुए। फिर हमने देखा कि सिटीजनशिप जो आपका एक्ट है उसमें आप नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है, तो बर्थ के बेसिस पे, वंश सन वंश के आधार पर, ठीक है, बाई डेसेंट, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा था एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। और हमने नागरिकता समाप्ति भी देखा कि आपकी नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो उसमें 3 तरीके हैं: वॉलेंट्री, टर्मिनेशन और बाय डिप्रेवेशन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पॉलिटी में, वो पार्ट 3 पे होगी, ठीक है, तो हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो आपको तो पता ही है, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35। तो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखेंगे अच्छे से। इसको करना है तो अगर वीडियो लंबी होगी तो इसे उसको हम, और इसको क्या कहते हैं, इसके पार्ट्स बना के कवर कर लेंगे। वैसे कोशिश रहेगी कि एक गो थ्रू में इसको कंप्लीट कवर कर लें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।